नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन एक सीरीज चलाई है जिसमें हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों जो रहेगा हमारे पास वो टॉपिक रहेगा तरंग यानी कि वेव। ठीक है, क्या रहेगा? तरंग यानी कि वेव। तो जो तरंग होती है दोस्तों हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की तरंग होती है। एक तो होती है यांत्रिक, दूसरी होती है अयांत्रिक। यांत्रिक को हम बोलते हैं मैकेनिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। और दूसरी बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर? ठीक है, तो यांत्रिक और नॉन यांत्रिक, ये अयांत्रिक तरंगे होती है हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं किस मीडियम में चल सकती है, किस माध्यम में चल सकती है। तो ये इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में चल सकती है, द्रव में चल सकती है और गैस में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ये चल सकती है, यानी कि इनको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी चलने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अयांत्रिक तरंग की, ठीक है, तो अयांत्रिक तरंग में क्या होता है दोस्तों? यहां पर हमारे पास देखिए, इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अयांत्रिक में क्या होता है? इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, निर्वात यानी कि वैक्यूम। निर्वात क्या होता है दोस्तों? वैक्यूम होता है जहां पर हवा ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो ये जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं ये निर्वात में भी चल सकती हैं। क्लियर? जो यांत्रिक तरंगे थी वो माध्यम की जरूरत होती है उनको, ठोस, द्रव और गैस के अंदर चल सकती है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये तरंगे होती हैं अयांत्रिक तरंगे, इनको आप विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये होती हैं ये। अब उसके बाद आप देखोगे कि जो यांत्रिक तरंगे हमारे पास ये 2 प्रकार की आगे होती हैं। कैसे? एक तो होती है अनुदैर्घ्य। कैसी होंगी? अनुदैर्घ्य। और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है दोस्तों? ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, उसके बाद आगे अनुदैर्घ्य क्या होते हैं दोस्तों? इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं और अनुप्रस्थ को बोल सकते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो कणों के समांतर चलती है, पैरेलल चलती है, यानी कि अगर ये कण है तो ये इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, और दूसरे वाली जो अनुप्रस्थ होती है ये लंबवत चलती है, कणों की दिशा के लंबवत, यानी अगर कण ऐसे चलेंगे तो ये इस प्रकार से होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वाली चीज, तो ये जो होती है ये तो आपके पास होती है अनुप्रस्थ, और जो ऐसे चले पैरेलल वो होती है आपकी अनुदैर्घ्य। इनके जो उदाहरण है, एग्जांपल है जो, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अनुदैर्घ्य में आएगा आपका ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो साउंड कैसी तरंग होगी, कैसी वेव होगी? ये अनुदैर्घ्य। दूसरा अनुप्रस्थ, तो ये होता है प्रकाश आपका। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश, लाइट। याद कर रखो, देखो इसमें अनुप्रस्थ में प आया तो यहां पर भी प, तो प्र से प्रकाश। क्लियर? और ध्व से ध्वनि बन जाएगा। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। उसके बाद अभी जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि अयांत्रिक तरंगे हैं, उनको देखिए आप कैसे करोगे। तो जो ये तरंगे होती हैं दोस्तों, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी होती हैं? फोटोन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? फोटोन की। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो आप क्या कहोगे? फोटोन की। किसकी बनी होगी? फोटोन की बनी होती है। ठीक है, और ये एक तरह से अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होंगी दोस्तों? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल से चलती हैं। जैसे प्रकाश चलता है उतनी ही स्पीड से आपकी ये वाली तरंगे चलेंगी। क्लियर? तो ये उदासीन होती हैं। उदासीन यानी कि न्यूट्रल। कैसी होंगी दोस्तों? ये न्यूट्रल होती हैं। कैसी होंगी? न्यूट्रल होती हैं ये। उसके बाद आगे चलिए, अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों? लहर गांव के एक राजा अहमद को
परिदर्शन हुए। ठीक है, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। तो इसको कैसे देखोगे, ल से लघु किरण, ठीक है, क्या बनेगी लघु किरण, और हर से क्या बनेगा हर्ष। ठीक है, यानी कि लघु किरण किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से गांव यानी कि ग से गामा और वो से वैकुरल। ठीक है, क्या बनेगा वैकुरल। गामा किरण की खोज किसने की थी, वैकुरल ने की थी। के साइलेंट रहेगा। उसके बाद एक से एक्स किरण, ठीक है, जो एक्सरे चिकित्सा में यूज होती है। तो एक्स किरण, एक्स, उसके बाद राजा से रंटेजन। एक्स किरण की खोज किसने की थी, रंटेजन ने। क्लियर। अहमद, इसमें दो अलग बनेंगे, एक अ और ह और फिर म और द। तो यहां से देखिए अ से क्या बनेगा अवरक्त। अवरक्त होती है गर्म किरणें। ठीक है, क्या होती है ये गर्म किरणें, जहां पर भी पड़ेंगी वहां से गर्म करेंगी। इसका उपयोग भी कहां पर होता है, जो रोगी होते हैं ना उनकी सिकाई में होता है ये। ठीक है, तो अवरक्त ह से क्या बनेगा हर्षेल। तो अवरक्त किरण की खोज किसने की थी, हर्षेल ने। उसके बाद म से मरकोनी, यहां पर थोड़ा चेंज कर दिया इसने, यहां पर द है, द से दीर्घ किरण, क्या आएगा दीर्घ किरण, और म से मरकोनी। क्लियर। उसके बाद परिदर्शन, तो परिदर्शन में देखिए प से पराबैंगनी, प से क्या बनेगा पराबैंगनी, और री से रिचर बनेगा, क्या बनेगा री से रिचर बन जाएगा। क्लियर। दर्शन, दर्शन यानी कि दृश्य किरण, जो हम देखते हैं वो दृश्य किरण के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो न आया इसमें, न से न्यूटन आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपकी ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और इनमें जो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है दोस्तों, वो होती है आपकी गामा किरण की। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो गामा किरण है उसकी सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। ठीक है, अब गामा कैसी किरण हुई दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। परंतु याद रखें कि जो आपकी अल्फा होती है और बीटा होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जो आपकी प्राश्रव्य तरंगे वो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ठीक है, होती कौन सी है, गामा। क्लियर। उसके बाद जैसे लघु और दीर्घ किरणें, ये रेडियो टेलीविजन के अंदर प्रयोग होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे आपका टॉपिक रहेगा साउंड। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, साउंड रहेगा। ठीक है, साउंड यानी कि ध्वनि। साउंड यानी कि ध्वनि कैसी तरंग है, ये अनुदैर्घ्य। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि कौन सी तरंग है ये, या फिर अनुदैर्घ्य का एग्जांपल दो आप, तो ये रहेगी आपकी अनुदैर्घ्य ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि होती है दोस्तों तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार की ध्वनि होती है हमारे पास। तो किस प्रकार से होगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित होती है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो हर्ट्ज में होती है। तो तीन प्रकार की कैसे हुई, एक तो होती है अश्रव्य तरंग। कैसी होगी, अश्रव्य तरंग। उसके बाद होती है श्रव्य तरंग। ठीक है, यानी कि जो सुनी जा सके, ऑडिबल होती है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रश्रव्य तरंग। कौन सी आएगी दोस्तों, प्रश्रव्य तरंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो होती है। अब देखिए आगे, जो हम सुन सकते हैं श्रव्य को, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, कहां तक होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हो तो हम उस आवाज को कान के द्वारा सुन सकते हैं। परंतु अगर अश्रव्य वाली में देखें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी 20 से नीचे रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे रहे तो आपको कोई भी ध्वनि ऐसे डायरेक्ट सुनाई नहीं देगी। आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर प्रयोग में लेके आता है। ठीक है, हृदय की धड़कन होती है, जैसे उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाता है। ठीक है, तो वो चीज होती है जो कान नहीं सुन सकते, उनको बोलेंगे अश्रव्य तरंग, और 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ये एग्जाम्पल भी दिया दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है, यहाँ पे हृदय की धड़कन। उसके बाद अगर हम बात करें प्राश्रव्य तरंग की, किसकी बात करें, प्राश्रव्य तरंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। और इनकी खासियत क्या है कि इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है दोस्तों, इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए,
जो हमारे पास ये प्राश्रव्य तरंगे हैं दोस्तों, कौन सी हैं? प्राश्रव्य तरंगे। इनको सबसे पहले उत्पन्न किया था किसने? गाल्टन ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे गाल्टन, तो गाल्टन सिटी द्वारा उत्पन्न किया गया था। क्लियर? उसके बाद क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न हुई थी। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के कंपन से उत्पन्न हुई थी। और क्या है इसमें कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, जो अगर आवृत्ति बढ़ेगी, अगर आपकी आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, मतलब क्या कि जो प्राश्रव्य तरंग है ना, इसमें अधिक होती है प्राश्रव्य तरंग कब? जब आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, ठीक है, तो भी प्राश्रव्य, और अगर आपकी आवृत्ति ज्यादा होती है तो प्राश्रव्य तरंग। यानी कि इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी जो आवृत्ति होगी वो तो अधिक रहेगी, परंतु जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कम रहेगी। अच्छा, ये तरंग दैर्घ्य होती क्या चीज है? वेवलेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये कोई चीज है, इस प्रकार से डायग्राम बना, ठीक है, ऐसे करके, तो यहां से लेके और यहां, इन दोनों के बीच में जो ये गैप होता है इसको ही हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जो इन दोनों के बीच में गैप होगा दोस्तों, इनको हम तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है जी, वेवलेंथ इनको बोलेंगे हम। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो उतनी ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। कलर की बात अगर हम करें तो आपको सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सा रंग दिखाई देता है? तो वो होता है दोस्तों रेड, लाल रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट और कि जो वेवलेंथ होती है इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? लैम्डा से। ये होता है आपका लैम्डा। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम इसको? लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद आगे चलते हैं। यूज देखिए दोस्तों इसके आगे, तो इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है, उपयोग कहां कहां पर किया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, कहां पे? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? प्राश्रव्य तरंगों का। उसके बाद कीमती कपड़ों, घड़ियों के पुर्जे साफ करने में, जो कीमती कपड़े होते हैं उनकी सफाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का। दूध के जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको खत्म करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गठिया और मस्तिष्क, यानी कि गठिया होते हैं जो मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, उसका इलाज करने में, एक तरह से ट्यूमर होता है ये। क्या होगा दोस्तों? ये ट्यूमर। ठीक है, तो उसका इलाज करने में भी किसका प्रयोग करेंगे? प्राश्रव्य तरंगों का। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो ये बोल सकते हैं कि कैंसर के इलाज में उपयोगी होती है आपकी प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहां से दोस्तों कंफर्म है कि क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, चाल देखिए आपकी इस हिसाब से होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो घनत्व पर निर्भर करती है, यानी कि डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? डेंसिटी यानी कि घनत्व के ऊपर वो निर्भर होती है। सबसे अधिक जो स्पीड होगी वो ठोस में होगी। ठीक है, ध्वनि की जो सबसे ज्यादा चाल होती है वो किसमें होगी दोस्तों? ठोस में होती है। और सबसे कम किसमें होगी? गैस में। यानी कि सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। इस प्रकार से होती है। तो ध्वनि की चाल किसके ऊपर निर्भर करती है? घनत्व के ऊपर। सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, और फिर होती है गैस में। क्लियर? पूछा क्या जाता है क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो लगभग ये आ जाता है इसमें। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद आगे देखिए, लोहे में 5130 होती है। लोहे में कितनी होगी दोस्तों? 5130 होगी। ठीक है,
मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5130 मीटर। उसके बाद एल्यूमिनियम में कितनी होती है 6420 मीटर पर सेकंड, कितनी होगी 6420 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, क्या होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होगी उसका मात्रक क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, डेसिबल और बेल भी कह सकते हो आप, ठीक है। बेल डेसिबल, बेल बड़ा होता है और डेसिबल छोटा होता है। बेल बड़ा होगा, डेसिबल छोटा होगा। यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलिए। अब ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती परंतु घनत्व पर करती है। किस पर करेगी, घनत्व पर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। क्लियर। अब कहते हैं कि प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता है ध्वनि के ऊपर, तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है, कि दाब या प्रेशर का कोई भी प्रभाव ध्वनि के ऊपर नहीं पड़ता। टेम्परेचर का पूछा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो क्या होता है, चाल बढ़ेगी ध्वनि की। ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर चाल बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मान के चलिए कि जैसे ये कीटाणु है, कीटाणु नहीं मतलब परमाणु है, मोल है, ठीक है। तो आपके पास कुछ छोटे छोटे से कण है ये, अगर आप इनको गर्म करोगे, क्या करोगे, इनको गर्म करोगे तो ये फैलेंगे, फैल के जल्दी जाएंगे दूर दूर तक, ठीक है। और दूर तक जाने में क्या है, यानी कि इनकी स्पीड बढ़ी। तो इसी प्रकार से लिखा है यहाँ पे कि ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ जाती है। क्लियर। उसके बाद आता है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता यानी कि नमी, अगर आप इंग्लिश में बोलो तो ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता बढ़ने पर चाल बढ़ेगी, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर, नमी बढ़ने पर चाल बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर भी चाल बढ़ेगी, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हवा में, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे तारतव के कारण ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है। तारतव होता है दोस्तों पिच। तारतव किसको बोलते हैं, पिच को, ठीक है। तो तारतव के कारण क्या होता है, ध्वनि मोटी और पतली होती है, ठीक है। एक आता है हमारे पास प्रतिध्वनि इकोसिस्टम, ठीक है। प्रतिध्वनि इको, ये क्या चक्कर होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों में कई बार जब आप आवाज लगाते हो आपकी ध्वनि वापिस आती है, आपकी आवाज वापिस आ जाती है आप तक। या फिर आपने पुराने टाइम में गहरे कुएं देखे होंगे, उनमें जब आप आवाज लगाते तो वापिस आ जाती थी आपकी आवाज, ठीक है। तो उस वापिस आवाज को सुनना, ये क्या होता है आपका प्रतिध्वनि। ध्वनि का दोबारा सुनाई देना ही क्या होता है आपका प्रतिध्वनि। अगर आप सुनना चाहते हो प्रतिध्वनि को, तो आपकी और सामने या फिर कोई चीज होती है जैसे, ठीक है, कोई भी स्तर लगा लो आप, तो आप दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 17 मीटर, ठीक है। कितनी होती है, न्यूनतम दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एग्जैक्ट होती है दोस्तों ये 16.8 मीटर, ठीक है। परंतु आप 17 मीटर याद रखिए कि 17 मीटर की अगर आपके बीच में दूरी हुई तो आपकी आवाज आपको वापस सुनाई देगी। ये कम से कम इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे, जो आप किसी को कुछ भी बोलते हो, ठीक है, तो उसका प्रभाव कान के ऊपर कितने समय तक रहेगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कितने टाइम तक रहेगा, 1/10 सेकंड तक रहेगा। उसके बाद आप अगर देखोगे तो दिन में ना हमारी जो आवाज होती है वो ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती, रात को ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। तो इसका कारण पूछा जा सकता है आपको, तो आप क्या कहोगे, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ठीक है। रिफ्रैक्शन बोलते हैं अपवर्तन को, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो जो ये रिफ्रैक्शन होता है यानी कि ध्वनि का अपवर्तन होता है, उसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है। यहां पर लिख लेना कि ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है। क्लियर। उसके बाद आगे अगला टॉपिक आता है आपका हीट उष्मा, ठीक है। कौन सा आएगा दोस्तों, हीट या उष्मा कह सकते हो आप, ठीक है। तो उष्मा क्या होती है, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है।
ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अभी जैसे ठंड में आप देखोगे कि आप कहीं पर भी हाथ लगाओगे आपको वो चीज ठंडी लगेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आपके हाथ की जो हीट होती है वो उसकी तरफ चली जाती है, ट्रांसफर हो जाता है हीट का, ठीक है। जैसे आप छोटी सी बात लगाओ कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ठंडी की तरफ जाती है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ताप अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। ताप अंतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, अगर यहां पर 10 डिग्री है, यहां पर 9 डिग्री, तो इस साइड से इस साइड जाएगी, ज्यादा से कम की तरफ जाती है हमेशा, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ऊष्मा का मात्रक होता क्या है? जूल, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या रहेगा दोस्तों? जूल रहेगा। अच्छा, एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी के अंदर कितनी जूल होती है? ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो 4.186 जूल कितना होगा? 4.186, 4.186 जूल होता है एक कैलोरी में, क्लियर। उसके बाद एक कैलोरी होती ही क्या है? एक कैलोरी देखिए आगे क्या होती है। कैलोरी का मतलब क्या है? 1 ग्राम जल का तापमान, यानी कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री तक, ठीक है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो उसके लिए जितनी आपको हीट चाहिए उसको ही हम क्या कहेंगे? कैलोरी कहेंगे। देखिए, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है? आपकी कैलोरी कहलाएगी, क्लियर। उसके बाद कुछ स्केल होते हैं हमारे पास कि आप हीट को, ऊष्मा को कैसे माप सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वैसे तो और भी है, परंतु हमारे लिए जो मुख्य होते हैं वो 3 है आपके। तो कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आते हैं आपके पास सेल्सियस। कौन सा आएगा? सेल्सियस में माप सकते हो आप टेम्परेचर को, हीट को, ठीक है। उसके बाद फारेनहाइट में और केल्विन में, क्लियर। डिग्री सेल्सियस आपने सुने, सेल्सियस में क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में क्या होता है? डिग्री फारेनहाइट। परंतु केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता, इसमें डायरेक्ट केल्विन होता है। अगर आपको पूछे कि कौन सा, मतलब जो आपके पास पैमाना है जिसमें डिग्री में नहीं होता, तो आप क्या कहोगे? केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, हिमांक बिंदु बोल सकते हैं इसको, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। क्योंकि कोई चीज जहां से पिघलना शुरू होती है वहीं से जमना भी शुरू होती है। तो हमारे पास आप पानी का एग्जांपल लीजिए। पानी जो होता है कितने डिग्री पे जमना शुरू करता है? तो आप कहोगे जी 0 डिग्री पे जमना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं कहूं कि आप डिग्री सेल्सियस में ना बता के मेरे को फारेनहाइट में बताओ कि कितने फारेनहाइट पे जमेगा वो, तो आप कहोगे जी 32 डिग्री फारेनहाइट पे। यानी कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल हुआ किसके? 32 डिग्री फारेनहाइट के। अगर आपको मैं कहूं कि आप मेरे को केल्विन में बताएं कि पानी कितने केल्विन पे जमेगा, ठीक है, तो आप कहोगे 273 केल्विन। कितना कहोगे? 273 केल्विन। यानी कि ये भी इक्वल हुआ इनके। अब आपके सामने क्या आता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फारेनहाइट के, और बराबर होता है 273 केल्विन के। समझ आया यहां तक? अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनाक बिंदु, उबलना, ठीक है, तो वो देखिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। उसके बाद फारेनहाइट में कितने पे उबलेगा? 212 डिग्री फारेनहाइट पे। और केल्विन में कितने पे? 373 केल्विन पे। केल्विन में कितने पे? 373 केल्विन में, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 फारेनहाइट के और 373 केल्विन के। यहां तक आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों ही इक्वल होते हैं? कितने डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? तो इसका आंसर आएगा -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री पर
सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि आप इस -40 डिग्री को सेल्सियस में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर इसको आप फारेनहाइट में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही यहां पर ये इक्वल होंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद आप देखो कि जो परमाणु होते हैं, एटम्स जो होते हैं हमारे, वो कंपन करते हैं, जैसे यहां पर है, ठीक है, यहां पर है जैसे, तो ये क्या करेंगे, कंपन करते रहेंगे जब तक इनको हीट मिलती रहेगी, थोड़ी सी भी उष्मा, ये कंपन करते रहेंगे, परंतु जब तक मान के चलिए कि अब यहां से जितनी भी उष्मा है वो खत्म कर दी जाए, बिल्कुल जीरो कर दी जाए उष्मा, तो तब ये कंपन करना बंद कर देंगे। उसको क्या बोलोगे, जब ये कोई भी परमाणु कंपन करना बंद कर दे तो उसको आप बोलोगे परम शून्य तापमान। क्या बोलोगे, परम शून्य तापमान बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, ये परम शून्य तापमान क्या होता है, यानी कि इससे नीचे तो तापमान हो ही नहीं सकता, तो वो होता है 0 केल्विन। कितना होगा दोस्तों, 0 केल्विन होता है। और इस 0 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखना चाहो तो कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बार बार पेपर में पूछा जाता है कि परम शून्य तापमान क्या होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन होता है, ठीक है। जो पारा होता है दोस्तों मरकरी, वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितने पर जमेगा, -39 डिग्री सेल्सियस पर। जो एल्कोहल होता है हमारे पास, वो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। कितने पर जमेगा, -115 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। क्लियर। उसके बाद जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। आपको अगर पूछा जाए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, तो मतलब जैसे बर्फ है आपके पास, कुछ भी एग्जांपल दे देगा आपको, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। यहां तक आया आपकी समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। एक होती है हमारे पास गुप्त ऊष्मा, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट, ठीक है। चलिए आगे। यहां से भी क्वेश्चन उठता है, ये वाला पॉइंट अच्छा है आपका, ठीक है। जल का प्रसार यानी कि एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो जल का प्रसार कैसे होता है, सभी द्रव जो होते हैं, कोई भी लिक्विड है, गर्म करने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप हीट बढ़ाओगे तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। पानी को गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी उनकी। जल की कंडीशन कैसी होती है, देखो आप सभी जानते हो कि जो पानी होता है हमारा, ठीक है, उसका जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। बहुत बार आ चुका है पेपर में यहां से ये, ठीक है, कि पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ये, ठीक है। तो आप एक बार बताओ, अब नॉर्मल सा है, कोई भी लिक्विड है, गर्म करेंगे तो वो आयतन में बढ़ेगा, है तो पानी भी देखो लिक्विड, बढ़ेगा तो ये भी, परंतु कैसे बढ़ेगा, जब आप देखोगे कि 0 डिग्री पे अभी है, तो 0 से मान के चलो कि मेरे को लेके जाना है ये 10 डिग्री पे, ठीक है। कैसे 0 से 10 डिग्री तक बताना है, तो आपको पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये इसका जो आयतन होगा वो बढ़ेगा, घटेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी कि 4 ऑप्शन देगा आपको। कैसे, तो आप जब 0 से लेके 4 डिग्री तक जाओगे तो आपका जो आयतन होगा, या जो आयतन होगा वो घटेगा, ठीक है। उसके बाद 4 डिग्री के बाद आप चाहे 10 डिग्री पे जाओ, 20 डिग्री पे जाओ, 30 पे जाओ, जहां तक मर्जी जाओ, उसके बाद आयतन क्या होगा दोस्तों, आपका बढ़ेगा। कंडीशन क्यों ऐसी,
क्योंकि 4 डिग्री पर जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आते हैं आपके पास ऊष्मा का संचरण। ठीक है, क्या आता है, ऊष्मा का संचरण। ठीक है, यानी कि ऊष्मा जो चलती है वो किस वे में चलती है, कैसे वो चलती है, उसके बारे में यहां पर आपको पूछा गया। यानी कि आपको तरीके बताने हैं वो कि कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है आपके पास चालन। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, चालन। इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ठीक है जी। दूसरा आता है हमारे पास संवहन, इसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। और तीसरा आता है हमारे पास विकिरण, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। ठीक है जी। तो 3 तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है। क्लियर, संचरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही संचरण कहलाता है। तो जो चालन होता है दोस्तों, ये कणों के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से होगा, कणों के माध्यम से होता है, परंतु कण अपना स्थान नहीं बदलते। आप एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। मान के चलिए कि आपके पास कोई भी एक लोहे की रोड है। क्या, एक लोहे की रोड है, जैसे ये आपने यहां से गर्म करना शुरू किया, तो ये क्या करेंगे कि जो इसके यहां पे कण होंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे पूरे में कण है इसमें। ठीक है, तो ये वाला कण होगा पहले तो गर्म, फिर ये वाला कण जिसके टच में होगा उसको गर्म करेगा, फिर वो तीसरे के टच में, फिर ऐसे ही वो यहां तक दूसरे सिरे तक इसको गर्म कर देंगे। अब इसमें देखो, हुआ तो कणों के माध्यम से गर्म, परंतु कणों ने अपना स्थान नहीं बदला। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या मैंने अभी कहा कि ये लोहे की रोड थी, यानी कि सॉलिड में। तो ये जो चलता है दोस्तों वो किस में चलेगा, ठोस में चलता है। चालन किस में होता है, ठोस में होगा। उसके बाद आगे देखिए, फिर आता है आपके पास संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ये भी कणों के माध्यम से होता है। ये भी क्या होगा दोस्तों, कणों के माध्यम से होता है, परंतु कण अपना स्थान बदलते हैं। इसमें कण क्या करेंगे, अपना स्थान बदल लेंगे। और ये गैस और द्रव में होता है। किसमें होगा दोस्तों, ये गैस और द्रव में ये होता है। ठीक है, तीसरा होता है विकिरण। ये क्या होता है, गर्म से ठंडे की ओर जाता है। ठीक है, बिना माध्यम को गर्म की, यानी कि जो भी मीडियम बीच में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी आए, ठीक है, उसको गर्म नहीं करेगा ये, और गर्म से ठंडे की ओर जाता है। ये आपका रेडिएशन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका रेडिएशन होता है। यहां तक आया आपकी समझ में। उसके बाद आगे देखिए, स्टीफन का नियम आता है आपके पास एक। ठीक है, क्या आता है, स्टीफन का नियम। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी है, टी की पावर 4। टी की पावर 4 होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी लिक्विड में अशुद्धि यानी कि इंप्यूरिटीज मिला दो, अशुद्धि मिला दो, तो क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम हो जाएगा। यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो तो कम हो जाएगा, और जो क्वथनांक बिंदु होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। उसके बाद आगे आता है आपके पास गुप्त ऊष्मा का मात्रक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक यानी कि लेटेंट हीट का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या होगा, जूल पर केजी। क्या होगा दोस्तों, ये जूल पर केजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहां तक। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये अपने लिए फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।